नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का, जिसमें आज जिन खबरों का जिक्र होगा उसमें सबसे पहले बात होगी यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव की, जिनकी मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही। रेव पार्टीज में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में फंसे हुए एल्विश यादव से पूछताछ हुई। रात के वक्त गुपचुप तरीके से नोएडा पुलिस के सामने एल्विश पेश हुए, जहां पर पुलिस के सवालों का उन्होंने सामना किया। अगली खबर दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी है, जो कि पूरी तरीके से बदल चुकी है, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। राजधानी के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी धुएं और धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया। खुलकर सांस लेना मुश्किल है। इस वायु प्रदूषण ने दिल्ली NCR की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पोल्यूशन पर सॉल्यूशन कब निकलेगा। बात केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की भी होगी, जिन्होंने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर को लॉन्च किया और इसके साथ ऐलान किया। उस ऐलान से किसान झूमने लगेंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के विनर OTT 2 के एल्विश यादव की, जो कि इन दिनों गलत वजहों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में उन पर FIR दर्ज की गई थी और अब इस मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की। एल्विश ने सवालों का सामना किया और खुद को बेगुनाह बताने की लगातार कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि एल्विश के जवाब से नोएडा पुलिस संतुष्ट नजर नहीं आई है। जहरीले नशे पर क्या बोला एल्विश? पुलिस की पूछताछ, खुलेंगे सारे राज। महज एक सप्ताह पहले तक यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 का विनर एल्विश यादव सेलिब्रिटी था। जहां भी जाता था लोगों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन जब से जहरीले सांप से विष का मामला सामने आया, एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नोएडा पुलिस के बुलावे पर एल्विश यादव थाने पहुंचा, जहां एल्विश से घंटों पूछताछ हुई। नोएडा पुलिस ने एल्विश से की पूछताछ। नोएडा पुलिस ने करीब 3 घंटे तक की पूछताछ। वकीलों के साथ सेक्टर 20 थाने पहुंचा एल्विश। रात के अंधेरे में थाने पहुंचा एल्विश। अब तक हमारे द्वारा इस विवेचना में दो साक्ष्य संकलित किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया था। उसके आधार पर क्वेश्चन तैयार किया गया था, जिसके आधार पर ये प्रारंभिक पूछताछ जो है एल्विश यादव से की गई है और इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है तो और भी इसमें पूछताछ के लिए उसको बुलाया जाएगा। और आज जो हमारे 5 अभियुक्त है, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे किया गया है, जिसके आधार पर उनका पुलिस कस्टडी रिमांड में जो पूछताछ में चीज़ें आएंगी, अन्य जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करके आगे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। मंगलवार को नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर को नोटिस भेजा था। इसके बाद वो आधी रात को नोएडा पहुंचा और इसके बाद पुलिस के सवालों का सामना हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विश को जाने दिया। रेव पार्टी और सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के रूप में करने के मामले में एल्विश यादव से नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने रात को 2 बजे यानी कि अंधेरे में पूछताछ की। उसे नोटिस भेजा गया था पूछताछ का और वो पहुंचा रात को 2 बजे। पुलिस ने उसके सामने 8 सवाल रखे। इस मामले में जॉइंट CP की तरफ से बयान दिया गया है कि उससे दोबारा पूछताछ होगी। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए 5 सपेरों को भी बिठाकर आमने सामने पूछा जाएगा। मीडिया से बचने के लिए एल्विश यादव गुपचुप तरीके से पुलिस थाने पहुंचा और जहां DCP और SCP लेवल के अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। अब आपको बताते हैं कि नोएडा पुलिस ने एल्विश से कौन कौन से सवाल किए। राहुल से कैसे संपर्क हुआ और उससे पहली बार आप कहां मिले? क्या राहुल और तुम्हारे बीच में सांप और वेनम को लेकर बातचीत होती थी? नोएडा में जिस रेव पार्टी की बात सामने आई है, उसमें तुम्हारी क्या भूमिका थी? क्या रेव पार्टी में विदेशी लड़कियां भी आती थी? दिल्ली राजस्थान के फार्म हाउस की रेव पार्टी में क्या तुम शामिल थे? रेव पार्टी में कौन कौन लोग आते हैं और इन्हें कैसे बुलाया जाता है? वीडियो में सांप के साथ जो लोग दिख रहे हैं वो कौन कौन है? वीडियो में दिख रहे सांपों को लेकर कौन आया था? रेव पार्टी में वेनम का इस्तेमाल कैसे होता है? क्या रेव पार्टी में आए सभी लोग वेनम का इस्तेमाल करते हैं? गिरफ्तार 5 लोगों में से कितने लोगों को जानते हो? बताया जा रहा है कि सवालों के जवाब से पुलिस अधिकारी संतुष्ट नहीं है। वहीं एल्विश ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया है।
एल्विस ने खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा साजिश के तहत उसे फंसाया गया है। रेव पार्टी के दौरान बरामद सांपों को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया है। इसी बीच सांपों के विष को लेकर खुलासा हुआ है। 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकाल ली गई थी, बाकी शेष 4 सांप विषैले नहीं थे। वन विभाग ने कराया मेडिकल परीक्षण। जहरीले नशे के मामले में और जो धाराएं लगाई गई हैं, वो गैर जमानती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि एल्विश के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत हुए तो उसकी गिरफ्तारी तय है। बिग बॉस से हीरो बने एल्विश अब जीरो बनने की कगार पर है। अगर सबूत पुख्ता हो जाते हैं तो इस सितारे का करियर चमकने से पहले ही गर्दिश पे चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एल्विश के जवाब से नोएडा पुलिस संतुष्ट नहीं है और इसीलिए एक बार फिर से एल्विश को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वन विभाग के डीएफओ ने कहा कि एल्विश से वन विभाग की टीम भी पूछताछ करेगी। एक अभियोग थाना 49 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का 3 नवंबर को दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना फिलहाल थाना 20 के द्वारा की जा रही है। इसमें 5 लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया था और जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। उसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम एल्विश यादव है और जो यूट्यूबर है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल रात्रि में, देर रात्रि में ये अपने अधिवक्ताओं संग थाना 20 पर आए थे, जिसमें इनसे बेसिक क्वेश्चनिंग की गई है। साथ ही साथ दोबारा जो है पूछताछ के लिए इनको नोटिस निर्गत किया गया है। ऐसा सांपों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया था। उन्होंने एक पैनल गठित किया था जो डिप्टी सीबीओ और 2 डॉक्टर्स का था। 3 लोगों का पैनल था जिसने इसकी जांच की। जांच में 3 मुख्य तथ्य पाए गए कि ये सांप जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने के लिए स्वस्थ हैं। सूचना होती तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी साथ में पूछताछ करती। मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि भविष्य में कभी पूछताछ हो तो वन विभाग की टीम को बुलाया जाए। और इसी के साथ आपको ये भी जानना चाहिए आखिर ये पूरा मामला है क्या और एल्विश पर लगे हुए आरोप कितने गंभीर हैं। दरअसल रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल मामले में एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज होती है। ये मामला सामने आता है तो नोएडा पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की। सेक्टर 20 नोएडा की हम बात कर रहे हैं, वहां के पुलिस थाने की। इस केस में यूट्यूबर एल्विश यादव भी आरोपी है। पुलिस ने इससे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ है। इन 5 की गिरफ्तारी हुई। फिर पुलिस को राहुल के पास से 20 ml जहर मिला सांप का, जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया और उसके बाद एल्विश यादव का एक जगह नाम भी आया, जिसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। एक बार पूछताछ हो चुकी है एल्विश यादव से और दोबारा से फिर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पुलिस संतुष्ट नहीं है एल्विश यादव के जवाब से। और इसी बीच में कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और इन्हें गुलदस्ता भेंट किया। राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। जन्मदिन का यह खास मौका लालकृष्ण आडवाणी का, और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आपको जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन का यह मौका, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। और ये अमूमन देखा गया है, ये एक तरीके की परंपरा जिसको प्रधानमंत्री मोदी निभाते आ रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर वो उनसे मुलाकात करते हैं और आज का भी एक खास मौका था जब लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह भी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और आइए राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाएं, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा इस वक्त सबसे खराब स्थिति में है। बाहर निकलते ही आपको महसूस होता होगा कि आपकी सांस घुटने लगी है। दम घोटू हवा ने जीना मुहाल कर दिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को इस सिचुएशन के लिए कोस रही हैं, लेकिन शायद कोसने से हल निकलता तो आज दिल्ली के ये हालात ना होते। गले में खराश, शाखों में जलन और सांस संबंधी बीमारियों से जैसे तैसे दिल्ली को अब
आदत सी हो गई है जूझने की, क्योंकि ये हर साल का किस्सा है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने खतरनाक लेवल तक जा पहुंचता है। उसके बाद बैठकें होती हैं, आनन फानन में उस वक्त फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप दूरगामी रिजल्ट की बात करेंगे, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो उस तरफ कोई बढ़ता दिखता नहीं। कोई ऐसा प्लान नहीं जिसके बाद ये कहा जा सके कि अगले साल ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि दिल्ली का दम हर साल नवंबर में ही क्यों घुटता है? ऐसे में आपको दिल्ली पोल्यूशन का नवंबर कनेक्शन भी जानना चाहिए। दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए 3 फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं, जिसमें वाहनों का उत्सर्जन और निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल और खेतों में पराली का जलना। वाहनों का उत्सर्जन और निर्माण वाली धूल साल भर मौजूद रहती है। नवंबर में खेतों में जलने वाली पराली से पोल्यूशन में इजाफा होता है और अक्टूबर नवंबर में पंजाब और खासतौर से हरियाणा में काफी मात्रा में पराली जलाई जाती है। किसान इस पराली को जलाते हैं जो लेफ्ट आउट होता है खेती का, और पंजाब हरियाणा के किसान गेहूं की खेती अधिक मात्रा में करते हैं और इसीलिए पराली वहां ज्यादा होती है। खेत में से धान की पराली हटाने और गेहूं की खेती में काफी कम वक्त रहता है। ऐसे में किसान बिना वक्त गवाए इस पराली को जला देते हैं और कम वक्त होने से किसान पराली जलाते हैं, और यही पराली है जो दिल्ली एनसीआर के लिए नवंबर में दम घोटू साबित होती है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब? प्रदूषण भीषण, अभी राहत की संभावना कम। पॉल्यूशन से दिल्ली एनसीआर की जनता लाचार। दिवाली से पहले दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जैसे जैसे ठंड की दस्तक देनी शुरू हुई है, वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में धुंध और धुएं की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है। इस धुंध और धुएं की वजह से इन शहरों में विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दूसरे राज्यों को फटकार भी लगाई थी। हालात को ठीक करने के लिए कदम उठाने की बात कही है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल जस का तस है। खतरा कितना बड़ा है, ये जानने से पहले बुधवार सुबह 9 बजे के कुछ आंकड़े देखिए। कहां कितना प्रदूषण? आनंद विहार एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां 922 रहा, मुंडका में 633, जहांगीरपुरी में 553, नरेला में 510, रोहिणी में AQI 533 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर में 581, जबकि गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 561 रहा। देश की राजधानी दिल्ली की हवा के हालात इतने बदतर हो गए कि आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को ऑड इवन योजना पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक तत्काल बैठक बुलाई है, जहां कई तरह के फैसले लिए गए हैं। प्रदूषण पर निगरानी के लिए 611 टीमों का गठन, रियल टाइम डेटा अपडेट करने का आदेश, स्मॉग टावर को पूरी क्षमता से चलाने का फैसला, 13 नवंबर से ऑड इवन योजना लागू करने का फैसला। दिल्ली में जिस तरह से स्मॉग टावर को बंद किया गया था मनमाने तरीके से, सरकार के निर्णय के बावजूद, कोर्ट के निर्देश के बावजूद रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को रोका गया था, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है और आज हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कल तक दोनों को जो है पूरी तरह से संचालित किया जाए। ऑड इवन को लेकर के जो 13 से 20 तक का लागू करने का निर्णय जो फैसला हुआ है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उसमें हम उसकी जो स्टडी रिपोर्ट है और उन्होंने जो दिया है, उस सारी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। दिवाली से काफी पहले ही दिल्ली की हवा खतरनाक श्रेणी में है। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में समय से पहले ही सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। नवंबर में ही दिल्ली में विंटर वेकेशन। प्रदूषण संकट के बीच केजरीवाल सरकार का फैसला, 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक घोषित। दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल दर साल बीतते चले गए। अक्टूबर नवंबर के महीने में हर साल दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। दिखाने के लिए कुछ साल पहले 2 स्मॉग टावर लगाए गए, लेकिन दोनों ही बंद पड़े थे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने
स्मॉग टावर को लेकर सवाल खड़ा किया तो आनन फानन में फिर इसकी शुरुआत की गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार स्मोक टावर को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार जागी है, अब प्रदूषण से निपटने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एकनाट प्लेस पर जो स्मोक टावर है इसको दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है। महीनों से ये बंद था और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के तमाम आरोप की राजनीति चल रही थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आखिरकार स्मोक टावर को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है, जब स्मोक टावर पर बन चुका है, बिजली वहां पर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन अब फिलहाल स्मोक टावर को शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रदूषण से निपटने में अब सरकार को और आम लोगों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के दूसरे कई हिस्सों में हालात खराब हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों के साथ मायानगरी मुंबई में भी एयर पॉल्यूशन की मार दिख रही है। धुएं की चादर में लिपटी दिल्ली में अब गाड़ियों का गणित लगाकर प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। गैस चैम्बर में बदल चुकी दिल्ली को सांस लेने के लायक बनने के लिए ऑड इवन से रास्ता तलाशा जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि धुंध की काली चादर ने दिल्ली को आज इस लायक भी नहीं छोड़ा कि यहाँ खुली हवा में सांस ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगर बीते एक हफ्ते की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली पर मंडरा रही दमघोटू हवा केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही इसे लेकर बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए जो संबंधित राज्य सरकारें हैं उनको केंद्र के साथ बैठक कर इसका हल निकालने के लिए निर्देश दिए थे। टिप्पणी यह की थी कि अगर हमारा बुलडोजर चला तो आप सह नहीं पाएंगे। दिल्ली में ऑड इवन को 13 नवंबर से लागू करने की भी योजना है। लेकिन इसी बीच दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल बारिश कराने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। किस तरीके से इससे राहत पाने की कोशिश है, क्या फैसले किए जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको दे देती हूं। प्रदूषण को रोकने के लिए आर्टिफिशियल बारिश का इस्तेमाल किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई थी कि एलजी ने एक बैठक की है और उसमें इसी पर विचार किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन की जाए ताकि धूल बैठ सके और स्मॉग से लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली सरकार इस पर लगातार विचार कर रही है। आईआईटी कानपुर की टीम के साथ पर्यावरण मंत्री की बैठक हुई और पर्यावरण मंत्री ने आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्लाउड सीडिंग को लेकर चर्चा चल रही है। क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने पर मंथन हो रहा है। जून 2023 में आईआईटी कानपुर को क्लाउड सीडिंग में कामयाबी मिली थी और इसे एक बड़े राहत का तरीका माना जा रहा है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बादलों में केमिकल पाउडर का छिड़काव होता है और कुछ देर बाद आसमान के इलाकों में आसमान से बारिश शुरू हो जाती है और यही होती है आर्टिफिशियल रेन। और इस पर मंथन किया जा रहा है ताकि इसके जरिए ही सही लेकिन प्रदूषण में कुछ राहत दिल्ली, आसपास के राज्यों और बाकी भारत में भी मिल सके। बहरहाल इसी बीच में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी कि एनसीओएल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने नवसृजित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक ब्रांड, लोगो और ब्रोशर जारी किया। उन्होंने 5 सहकारी समितियों को एनसीओएल सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनसीओएल के जरिए जैविक उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का करीब 50% सीधे मेंबर किसानों को ट्रांसफर किया जाएगा। 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति नहीं है। हम सरप्लस हैं, वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु इस सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू हो चुका है। क्योंकि आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तब निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, हमारी ये यात्रा का सिंहावलोकन भी करना पड़ेगा, मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और कमियों को उजागर कर उसकी पूर्ति की दिशा में हमें आगे बढ़ना। क्योंकि कई राज्यों में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ज्यादा उपयोग किए हुए अन्न के खाने के कारण मानव शरीर
कैंसर से ग्रसित हुआ। ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ डायबिटीज, बीपी, ब्रेन स्ट्रोक, कई सारी बीमारियां धीरे धीरे नजर आने लगी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों का आह्वान किया है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर जाएं।